कुछ आवाज आ रही है? लड़ाई के मैदान की आवाज। भाई एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है और स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम की डेट का मतलब है जंग का मैदान। CUT PG 2022। यूजीसी के चेयरमैन M जगदेश कुमार जी ने ट्वीट किया था कि 1 सितंबर से लेकर के और 11 सितंबर के बीच में एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे CUT PG के लिए। हालांकि इस नोटिस के बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ये उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इन्फॉर्मेशन दी थी, इसलिए आपको एनटी की वेबसाइट पर कुछ भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। लेकिन फिलहाल जो बात क्लियर है वो ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 सितंबर की डेट्स में CUT PG के एग्जाम्स हैं। अब अलग अलग पेपर कोड के लिए नो डाउट डेट अलग अलग होंगी। अब या तो तुम यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाओ और फिर अपने पास एक बहाना रख लो, यार अभी तक हमें ये नहीं पता कि एग्जाम की फाइनल डेट क्या है, या फिर एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमारा जो भी पेपर है, हमारा एग्जाम 1 सितंबर को होने वाला है, इसी को अपनी डेडलाइन बना लेते हैं और अब जो आने वाले दिन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरे पास लगभग 28 दिन है, अगर मैं आज से काउंट करूँ तो मतलब लगभग 4 वीक के आसपास। अब इस 28 दिन में क्या हम तैयार कर सकते हैं अपने सिलेबस को, अपनी पढ़ाई को? मुश्किल है। क्या भूल गए तुम अपने आप को? तुम हो कौन? स्कूल के दिन याद है? हम लोग लास्ट के महीनों में ही आकर के खूब सारी पढ़ाई करते थे। इंडीड जितना सिलेबस हम कभी एक महीने में कवर नहीं करते उतना हम एक दिन में कर लिया करते थे और अपने एग्जाम में नंबर भी ले आते थे। तो हम तो एक्सपर्ट है ना इस चीज के। तुम भी एक्सपर्ट हो इस चीज के, लास्ट के दिनों में तैयारी करने के एक्सपर्ट। ये जो 28 दिन है ये कम नहीं है, ये 28 दिन भी बहुत बढ़िया है अगर हम प्रॉपरली काम करें तो आंखें बंद कर लो, लंबी सांस लो, फिर सांस छोड़ो और रिलैक्स होकर के एक प्लान बनाओ। एक ऐसा प्लान जिसमें हम आने वाले 28 दिन को अपने अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे ताकि हम मैक्सिमम इस सिलेबस से चीजों को बाहर निकाल सकें और एग्जाम में उनको यूज कर सकें। तो एक बार दोबारा से हम लोग क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देख लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ ये PG QP 22 के लिए है। मान लीजिए कि आपका पेपर कोड कोई और है तो आप इस इंफॉर्मेशन को और इस प्लान को अपने पेपर के अकॉर्डिंग भी फिट कर सकते हैं। तो देखिए, इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। पार्ट ए के 25 क्वेश्चन, पार्ट बी के 75 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और साथ में 1 मार्क की नेगेटिव भी है। पार्ट ए के अंदर मेरे पास इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और एनालिटिकल स्किल ये आने वाला है। अब जहां तक इसकी तैयारी की बात है तो हम लोग इसको अलग से डेडिकेटेड टाइम नहीं देते। हम कहते हैं कि हम जो भी कुछ प्लान होकर तैयार करना चाहते हैं हम हर रोज आधा घंटा 1 घंटे के आसपास का टाइम इस पर्टिकुलर पेपर के लिए भी देंगे, पार्ट ए के लिए। पार्ट बी जो कि टोटल 300 मार्क्स का है, 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और सिलेबस अब आगे डिफाइन हो रहा है। हम लोगों ने देखा था कि जो उसका पहला पार्ट है वो टेक्निक्स का है, जहां मुझे 8 से 9 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 32 to 36 के आसपास मार्क्स के क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए या इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए हम डेट डिसाइड करते हैं 3 से लेके 5 अगस्त, आज, कल और परसों, 3rd, 4th एंड 5th अगस्त। इस दौरान हम लोग इन टेक्निक्स को पढ़ते हैं, जहां पर प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपी ये कर लेते हैं आज। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लॉटिंग ये कर लेते हैं कल, और फिर लास्ट डे में कर लेते हैं PCR, रेडियो आइसोटॉप्स की टेक्निक्स, और साथ में जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक के मुझे मिल सकते हैं हाथ साफ करने के लिए उन क्वेश्चनों को भी यहीं कहीं कर लेते हैं। इसे करने के बाद में हम आते हैं नेक्स्ट डे पर। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट ये कर लेते हैं 6 अगस्त में। देन क्रोमेटिन के टाइप, सेंट्रोमियर्स इन्हें कर लेते हैं हम लोग 7 अगस्त में, और टेलोमियर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जीन को हम लोग लेते हैं 8 अगस्त। प्लस साथ में जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। हमने 2 पार्ट्स सिलेबस के कवर किए 8 अगस्त तक आते आते। अब यहाँ पे हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जब हम 8 अगस्त को ये काम कर रहे हैं तो 8 अगस्त को 1 घंटा निकाल करके हम अपना जो पिछला वाला हमने पार्ट किया था टेक्निक्स का, हम उसका भी रिवाइज करेंगे 1-2 घंटे के अंदर। अब आते हैं सिलेबस के 3rd पार्ट के ऊपर, बायोकेमिस्ट्री। यहाँ भी मुझे 8 to 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लगभग 32 से लेकर के 40 के आसपास मार्क्स इन क्वेश्चनों के अंदर होंगे। तो चलिए 9 अगस्त में हम लोग कर लेते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, DNA, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड विटामिन्स, इनके केवल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट डे हम कर लेते हैं बायोएनालिटिक्स वाला पार्ट, और ये हम करेंगे ATP के सिंथेसिस तक। और फिर उसके बाद लास्ट डे हम करेंगे ऑक्सीडेशन एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इस तरीके से इस पूरी यूनिट का ब्रेकअप हो जाएगा 3 बराबर स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स के अंदर, 9th, 10th एंड 11th अगस्त। साथ में हम लोग वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो हम लोग ढूंढ सकते हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के।
याद रखिएगा, जब हम टॉपिक पढ़ते हैं और साथ में उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब जाकर के हमारी पढ़ाई ढंग से होती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं देख के लगता है कि भाई ये नहीं हो पा रहा, तब रियलाइज होता है कि हमने कुछ मिस कर दिया शायद प्रिपरेशन में, उसे हम लोग वहीं पर रिवाइज कर सकते हैं। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि 11 अगस्त को हम लोग जो पहली 2 यूनिट कर चुके हैं हम लोग 1 और 2, हम उनका रिवीजन भी करेंगे। अब आती है बात 4th पार्ट की, बायोटेक्नोलॉजी। 12th से लेकर के 14 अगस्त का टाइम इस यूनिट के लिए रखा गया है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ जीन क्लोनिंग, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ये यहाँ तक आप कर सकते हो पहले दिन पर। उसके बाद में इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर और एनिमल प्लांट सेल कल्चर, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इनको आप निकाल सकते हो 13th एंड 14th में एज पर योर कन्वीनियंस। हालांकि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जहां प्रिंसिपल ऑफ जीन क्लोनिंग आता है, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होता है, यहाँ समझने की बात है। रस्टिशन एंजाइम होते हैं, आपके प्लाज्मिड्स होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स जो हैं, तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं कि डीएनए को सेल के अंदर कैसे डालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोपोरेशन वगैरह की बात, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन फिर उसके बाद जब हम कहेंगे कि यूज इन मेडिसिन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, तो यहाँ ज़्यादातर एग्जाम्पल्स आते हैं। इसी के साथ हमें अपने क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने हैं और पुराने वाला पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 उसको रिवाइज भी करना है। देखिए, इस पर्टिकुलर यूनिट से मुझे क्वेश्चन मिलने वाले हैं 8 to 10 और 32 से लेकर के 40 के आसपास के मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन आप ज्यादातर एक्सपेक्ट कर सकते हो टेक्निक्स के ऊपर, जैसे डीएनए डिलीवरी के मेथड्स, आप प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, रस्टिशन एंजाइम्स या फिर ऐसे एंजाइम्स जो हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए में इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली एनिमल सेल कल्चर और प्लांट सेल कल्चर, जैसे कि प्लांट सेल कल्चर में हम लोग ऑक्सिन साइटोकाइनेट का इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में बात, या फिर एनिमल सेल कल्चर में सीरम का रोल। तो ये सब चीजें हैं जो इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मानी जाएंगी और इसी हिसाब से हमें चीजों को याद भी करना होगा। अब आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 5 माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। इसके लिए हमारे पास डेट रहेंगी 15th to 17th अगस्त। यहाँ माइक्रोबायोलॉजी है, तो इसे भी हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पहले हिस्से में हम लोग कर सकते हैं डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हिस्से में बात कर सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। हालांकि छोटा सा टॉपिक है क्योंकि यहाँ ज्यादातर नाम है, या तो नाइट्रोजन फिक्सिंग में काफी सारे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, या फिर बायो रेमेडिएशन जहां माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों को डिग्रेड करने के लिए। फिर इसके बाद आती है इम्यूनोलॉजी वाली कहानी। तो इम्यूनोलॉजी की चीज को आप अलग रखिएगा, एंटीजन, एंटीबॉडी, कंप्लीमेंट सिस्टम, इम्यूनिटी, वैक्सीन। इसके साथ ही फिर एक टॉपिक और भी है इसमें, जहां प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस और एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये टॉपिक इस तरह के होते हैं कि भाई आप चाहो तो इन्हें जितना भी एलोबरेट करना चाहो कर लो, लेकिन अगर मैं इस यूनिट में से क्वेश्चंस की बात करूं तो 8 से 10 क्वेश्चन मुझे सामने आएंगे और टोटल मार्क्स 32 to 40 के आसपास देखे जाएंगे। अब यहाँ जिन बातों के ऊपर ध्यान देना है आपको, जैसे कि टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी के टाइप कौन कौन से होते हैं, IgA, IgG वगैरह, उनके रोल, उनकी प्रॉपर्टीज। इसके अलावा कंप्लीमेंट के एक्टिवेशन की जो 3 पाथवेज होती हैं, सिर्फ इतना याद कर लो कि कौन सी पाथवे का नाम क्या है और वो पाथवे शुरू कैसे होती है। सिमिलरली वैक्सीन्स, कितने टाइप की वैक्सीन्स होती हैं और कुछ एक जो कॉमन वैक्सीन इस्तेमाल की जाती हैं, आप उनके बारे में बात कर लो। भाई देखिए, आजकल कोविड-19 का जमाना चल रहा है और अब मंकी पॉक्स भी आ गया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से भी मुझे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 का वायरस जो है वो आरएनए वायरस है, उसकी जो वैक्सीन हम बना रहे हैं वो कोवैक्सीन जो है वो होल एंटीजन की है, होल वायरस की, जबकि जो दूसरी वाली वैक्सीन थी कोविशील्ड, ये वैक्सीन इस तरह की है जो आरएनए बेस्ड है। तो कुछ इस तरह की बातें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम से। इसी बीच में आपको क्वेश्चंस भी करने हैं, जो भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, और मत भूलिए पुरानी वाली चीजें रिवाइज भी करनी है। ये साथ साथ रिवीजन मस्ट है। ये मान लीजिए कि हर 3rd डे आपको अभी तक जो आपने किया आप उसको रिवाइज करेंगे। अब आती है बात यूनिट नंबर 6 की, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। यहाँ भी मुझे 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 32 से लेकर 40 के आसपास के नंबर। तो चलिए यहाँ ब्रेकअप करते हैं। पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, इसको आप एक साथ कर लीजिए, और अगर उसी दिन आपको टाइम मिल जाए तो क्रोमोसोमल एब्रीविएशन भी कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक नहीं है। यहाँ केवल आपको एनुप्लोइडीज वगैरह के नाम याद रखने हैं और सिंबल याद रखने हैं कि 2n+1 का मतलब क्या होता है, 2n+2 का मतलब क्या होता है, 2n+1+1 का मतलब क्या होता है। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, आप इसको भी इसके साथ कपल कर सकते हैं। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। इसके बाद आता है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रिपेयर एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन चीजें बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि रेप्लिकेशन को डीएनए रिपेयर के साथ में कपल कर लीजिए, ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसलेशन के साथ कपल कर लीजिए, मतलब एक साथ पढ़ना इन टॉपिक्स को, और फिर पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, उसको बिल्कुल अलग कर लीजिए। तो ये कंप्लीट करेंगे आप 3 दिन के अंदर। और अगेन आपको याद है ना,
आपको क्वेश्चंस भी करने हैं और पुराने वाले पार्ट का रिवीजन भी करना है। अब आता है 7th यूनिट प्लांट साइंस का। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, इन्हें अलग कर लेंगे हम लोग। वास्कुलर सिस्टम इन प्लांट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, ये अलग कर लीजिए। और फिर फोटोसिंथेसिस, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये बायोजियोकेमिकल साइकिल तो लंबी लंबी सी होती हैं, लेकिन बहुत आसान होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसके अंदर। जैसे कि समुद्र के अंदर CO2 का लेवल बड़ा ज़्यादा मिलता है। हम ये बात करते हैं कि फॉस्फोरस कभी एयर में नहीं आता। तो फोटोपीरियोडिज्म में भी कुछ फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। वो याद है ना, फार रेड वाला एक्सपेरिमेंट, कि जब लाइट डालेंगे तो फ्लावर करेगा, फ्लावर नहीं करेगा वाली कहानी, लॉन्ग डे शॉर्ट डे। और फोटोसिंथेसिस, भाई यहाँ तो हमेशा क्वेश्चन मिलने वाले होते हैं। C3 पाथवे है आपके पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है। मतलब हम बात करते हैं साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की, फोटोफॉस्फोरिलेशन या नॉन साइक्लिक की। तो ये सारी बातें हैं जो हमें यहाँ फोकस करनी होंगी। टाइम है आपके पास 21 से लेकर 23 अगस्त तक का, और साथ में आपको उनके क्वेश्चंस भी करने हैं। एंड मत भूलिए रिवीजन। अब आती है बात लास्ट यूनिट की, यूनिट नंबर 8, एनिमल साइंसेस की बात कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ ह्यूमंस, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, एंडोक्राइनोलॉजी, ह्यूमन डिजीज, अपोप्टोसिस, कैंसर, इनहेरिटेड डिजीजेस एंड एनिमल सेल कल्चर। भाई मैं यहाँ ये भी बोलता हूँ कि इनहेरिटेड डिजीज को जब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे तो हम लोग वहां भी तो कर सकते हैं ना। सिमिलरली जो एनिमल सेल कल्चर है, अभी जो हमने बायोटेक देखा तो वहां भी तो एनिमल सेल कल्चर था। तो यहाँ ये वाला टॉपिक हमारे वहीं पर कवर हो जाने चाहिए। मतलब जो आपने वो किया है उसी को आप रिवीजन के रूप में यहाँ मान लीजिए। अब यहाँ पर एक तो आप बात को अलग कर लीजिए कि भाई इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस है, और फिर ह्यूमन पर एक दिन लगा दीजिए। अपोप्टोसिस एंड कैंसर को अलग से इज्जत देनी जरूरी है। अपोप्टोसिस में खास तौर से एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे कौन शुरू करते हैं, कास्पेज 9, कास्पेज 3 क्या होते हैं, अपोप1, साइटोक्रोम C का रोल। सिमिलरली जब हम लोग कैंसर की बात करेंगे तो मेटास्टेसिस, मैलिग्नेंट, ये वाली स्टोरियां हमें पता होनी चाहिए। इंडियड अगर आप ये भी याद रख सको कि टिश्यू स्पेसिफिक जो कैंसर होते हैं तो उनके नाम क्या होते हैं, जैसे कि एडिनोकार्सिनोमा हो गया या माइलोमा हो गया, किस सेल के ये कैंसर होते हैं। कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत सिंपल बेसिक इंफॉर्मेशन है। हमारी 3 जर्म लाइन लेयर जो होती हैं उन्हीं के बेस पर जो कैंसर ओरिजिनेट हो रहे हैं उनके नाम रखे जाते हैं। डेट है 24 to 26 अगस्त, साथ में क्वेश्चन भी करने हैं इनके, और मत भूलिए रिवीजन। तो ले दे करके 26 अगस्त तक आते आते हम लोग ये 8 यूनिट्स कंप्लीट कर लेंगे। अब आए 27 अगस्त पे, एग्जाम अभी दूर है। 27, 28, 29, 30, 31 और फिर फर्स्ट, अगर एग्जाम फर्स्ट को हुआ तो अब जो ये बीच के दिन हैं, ये बीच के दिन रिवीजन के लिए हैं। आप इन 8 यूनिट्स को बार बार रिवाइज करोगे, क्वेश्चनों को आप बार बार ट्राई करोगे, और कहीं किसी टॉपिक को आप ढंग से नहीं कर पाए थे, समझ में नहीं आया था, तो ये वो टाइम है जब आप ये काम करना चाहोगे। यानी कि आने वाले अब 4-5 दिन ये रिलैक्स होकर के चीजों करने के लिए। यार देखो, एक सिंपल सी बात है, हमारे पास केवल 28 दिन बचे हुए हैं मोर और लेस। क्या हम 28 दिन दिन रात एक करके मेहनत नहीं कर सकते? क्या हम लोग इतने कमजोर हैं कि भाई हम थक जाएंगे थोड़ा ज्यादा पढ़ करके? पता है, ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है, इस एग्जाम में नंबर तो सबको मिलने वाले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस नंबर की नहीं है, इंपॉर्टेंस है मैक्सिमम नंबर लाने की। क्योंकि भाई सभी यूनिवर्सिटीज ओपन है एडमिशन के लिए, लेकिन जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है तुम उसी में तो एडमिशन लेना चाहते हो ना, और उसी के लिए तो फाइट है। तो अगर 28 दिन 30 दिन जी तोड़ मेहनत करके मुझे बेस्ट पॉसिबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा तो भाई सारे पाप धुल जाएंगे हमारे। और पता है, ये जो आप MSc करने वाले हो, ये MSc आपने कहाँ से की है, ये जिंदगी भर के लिए आपके ऊपर ठप्पा है। आपके रिज्यूमे में हमेशा ये बात ऐड रहेगी कि आपने MSc यहाँ से किया है। तो आप इसका कोई आंसर हल्का फुल्का नहीं चाहते, आप हमेशा चाहते हो कि आपने MSc कहाँ से की है, ये कोई बढ़िया सी ही जगह हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरी PhD या मेरी MSc एम्स से है या IIT से है, तो इसका टेस्ट ही अलग है। इंडियड जब भी कभी हम लोग आगे इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे या फिर MSc के बाद में PhD करने के लिए जाएंगे, तो ये एक अलग ही इंप्रेशन डालता है। सामने वाले के ऊपर देखते हैं कि अच्छा ये इस इंस्टीट्यूट से आया, वाओ अमेजिंग, या फिर वो यही बोल सकता है कि ओह ये इस इंस्टीट्यूट से आया, मुश्किल है। तो ये हम पे डिपेंड करता है, और ये आने वाली कुछ दिन की मेहनत हमारी पूरी जिंदगी को बदल देगी। ये केवल एक डिग्री की बात नहीं है, ये वो डिग्री है जिसके बाद आपकी सारी लाइफ बदलने वाली है। भाई अगर तुमने मास्टर्स किसी सॉलिड जगह से किया है तो बैचलर्स आपने कहीं से भी किया हो, नोबडी केयर्स। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एक एंट्रेंस क्वालिफाई किया, आप बढ़िया इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए, तो मतलब आपके पास अच्छी नॉलेज होगी। तो इस टाइम पैनिक करने का टाइम नहीं है।
ये टाइम अपने आप को बांधने का है, ऑर्गेनाइज करने का है और प्लान करके चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का है। आई होप यहाँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है इससे थोड़ी आपको हेल्प मिली होगी आने वाले दिन के टाइम टेबल को क्रिएट करने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप भी आई फ्लाई के साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981 आई फ्लाई के साथ। तो फिर घबराने की क्या बात, चलिए फिर मजे कीजिए, बाय बाय।